उसने कहा था नामक कहानी के साथ आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। उसने कहा था नामक चर्चित कहानी हिंदी की ख्यातिनाम पत्रिका सरस्वती में 1914 में प्रकाशित होती है और इस कहानी के लेखक पंडित चक्रधर शर्मा गुलेरी है। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का जो पाठ्यक्रम है उसमें अनिवार्य हिंदी की द्वितीय पाठ्यपुस्तिका पीयूष प्रवाह है, उसका पहला ही अध्याय उसने कहा था नामक कहानी है, जो कि हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से शुमार। तो सबसे पहले तो हम उसने कहा था नामक कहानी का परिचय देखेंगे और फिर मूल कहानी को पढ़ेंगे। यदि आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप लाइक बटन दबाएं, सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि काफ़ी सारे नए अध्येता हमसे जुड़ सकें। तो देखिए पाठ परिचय में कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है 1914 से लेकर के 18 तक, उसको आधार बना करके गुलेरी जी ने ये कहानी लिखी है और जिसका कथानक प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बना गया है। हम आगे जा कर के देखेंगे कि इसका कथानक लेना जो है वो प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर किस प्रकार से खरा उतरता है। अमृतसर के बाजार का दृश्य, बालक बालिका का बाल सुलभ निश्चल प्रेम, महायुद्ध का वातावरण और लहना सिंह के आत्मा उत्कर्ष उत्सर्ग आदि के वर्णन में गहरा मनोवैज्ञानिक पुट है। ये कहानी प्रारंभिक चहल पहल से लेकर प्रेम और कर्तव्य का विकट पथ पार करती हुई मृत्यु सैया पर समाप्त होती है कि किस प्रकार से उस राह पर चल करके लहना मृत्यु तक को पा जाता है, लेकिन फिर भी उसमें निश्चल प्रेम की जो बू रहती है बराबर रहती है। ये उत्सर्ग प्रेम वेदना जनित नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रसन्नता है। आंचलिक शब्दों के साथ यथार्थ वर्णन व उत्कट भाव व्यंजना से यह कहानी हिंदी साहित्य की विशिष्ट धरोहर है। यानी कि उसने कहा था नामक जो कहानी है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है, जो कि उस समय की ख्यातिनाम पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित होती है। तो यह तो था पाठ परिचय। अब हम मूल जो कहानी है उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए मूल कहानी में पहला अंक कि बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगावें। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ चाबुक से धुनते हुए कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की अंगुलियों के पोरे को चींथ कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की गिलानी निराशा क्षोभ के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते हैं। और तब अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र का समुद्र उमड़ कर बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खचरों और बत्तखों, गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। यानी कि बोलते तो बड़े आदर के साथ में है, लेकिन ये बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार बार चितौनी का अर्थ होता है चेतावनी, ठीक है, देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी बचनावली के ये नमूने हैं कि कोई बुढ़िया रास्ते में आती है और ये निकलते हैं और चेतावनी के बावजूद भी बुढ़िया नहीं हटती है, तो क्या बोलते हैं कि हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा वालिए, हट जा पूता प्यारिए, बच जा लंबी उम्र वालिए। समष्टि में इनके अर्थ है कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यशाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है,
तू क्यों मेरे पहियों के नीचे आना चाहती है, बच जा। तो ये हुई ना बात कि छुरी की तरह महीन तरीके से बोलते हैं, यानी कि इनके जो वचनावली है बड़ी तीक्ष्ण वचनावली का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से एक बुढ़िया के लिए ये इन्होंने प्रयोग किया है। अब मूल विषय वस्तु की ओर हम अब आने वाले हैं कि ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। कहाँ पर? चौक की एक दुकान पर आकर के मिलते हैं। उसके बालों और इसके ढीले सूतने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। बच्ची के बालों को देख करके बच्चे के बालों को और बच्ची के ढीले सूतने से जान पड़ता है कि ये दोनों सिख बिरादरी से है। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, यानी कि वो बच्चा, और यह रसोई के लिए बढ़िया, यानी कि वो लड़की जो है वो रसोई के लिए बढ़िया लाने आती है। दुकानदार एक परदेसी से गुंथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे मांझे में? यहाँ कहाँ रहती है? ये जब पूछा जाता है तो वो कहती है अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं। और तब लड़का जवाब देता है कि मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले और कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंख चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रहा। या तेरी कुड़माई हो गई, यानी कि उस लड़की से वो लड़का पूछता है कि क्या आपकी सगाई हो गई है। तो इस तरह की वार्तालाप होती है, बच्ची किस तरह से निकल जाती है और दोनों पृथक हो जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीना भर यही हाल रहा। चर्चा का जो विषय था इतना ही था, इससे आगे नहीं बढ़ता। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। तब बच्चा पूछता है, कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कटा हुआ सालू? इसका मतलब उसकी सगाई हो गई। उसका सूचक है रेशम से कटा हुआ सालू। और लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, यानी कि लड़की और लड़के दोनों निकल जाते हैं। और रास्ते में जो लड़का है उन्होंने एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते के पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया और सामने ना कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई और तब कहीं घर जा कर के पहुँचता है। इस तरह से जो पहला अंक है इसमें बस विषय वस्तु यही है कि दोनों आपस में बात करते हैं, दुकान पर मिलते हैं, फिर किस प्रकार से वो कुड़माई के संबंध में पूछता है। ये सारा जो वृतांत है पहले अंक में था। अब आप दूसरे अंक में देखिए। दूसरे अंक में युद्ध वर्णन है प्रथम विश्व युद्ध का। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हरियाँ आकर गई। लुधियाने से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए है। जमीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गेबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जल जला यानी कि सुनामी, इस तरह से जो आती है वो। नगरकोट का जल जला तो सुना था, जहाँ दिन में क्या होता है 25 जल जले होते हैं या उससे भी ज़्यादा जल जले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है और न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छुपे रहते हैं। यानी कि दुश्मन बड़ा चालाक है और किसी भी सूरत में मुकाबला करने के लिए तत्पर रहता है। लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खाकर सो रहेंगे
उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल खासा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। यानी कि यहाँ युद्ध स्थल की बात की जा रही है, चाहे लैना सिंह हो, चाहे वजीरा सिंह हो, चाहे हजारा सिंह हो, चाहे जो भी पात्र आते हैं, तो उन सब की बात की जाती है। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा, पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दिया। नहीं तो यह लैना सिंह पूरी तरह से सूबेदार हजारा सिंह से बात करता है, तब नहीं तो सूबेदार हजारा सिंह बात पूरी करते हैं कि नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा कि लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बट गई तो क्या होगा। ये जब बात करते हैं तब सूबेदार जी सच है, लैना सिंह बोला, पर करें तो क्या। हड्डियों में तो जाड़ा धंस गया, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। एक दावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, यानी कि युद्ध हो जाए तो हमारे शरीर में जो ठंडक है वो निकल जाए और शरीर में एक प्रकार से ताजगी आ जाए। ऐसा लैना सिंह सूबेदार हजारा सिंह को कहते हैं। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक है, रेखा अंकित कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से छोटा प्रश्न बनने की संभावनाएं बनती हैं। और बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। पाधा पुरोहित को कहते हैं। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लैना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। और फिर आप आगे देखिए, हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 बीघा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगवाऊँगा। यानी कि उनकी इस प्रकार की इच्छा अभिव्यक्ति है। लाडी होरा को भी यहाँ बुला लोगे या वहीं दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट देने में हट करती हैं, ओठों में लगाना चाहती हैं और मैं पीछे हटता हूँ तो समझते हैं कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। तो इस तरह से किस प्रकार से वो मैम या जो महिला है जो इनकी परवरिश करती है और ये उनसे किस प्रकार से भेंट होते हैं, इनकी चर्चा को यहाँ पर उकेरा गया है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ। रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते हो, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह लैना सिंह को कहते हैं, और आप सिगड़ी के सहारे गुजर करते हो। उसके पैरे पर आप पैरा देते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुमने मांदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है? मौत है, और निमोनिया से मरने वालों के मुरब्बे नहीं मिला करते। यानी कि इतना खतरनाक जाड़ा है के बावजूद भी आप बोधा सिंह के लिए काम करते हो। ये सूबेदार हजारा सिंह लैना सिंह को कह रहे हैं, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड्ड के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और उसके हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। फिर आप आगे देखिए, तीसरा अंक शुरू होता है कि 2 पैर रात गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के जो 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लैना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़ कर सो रहा है। लैना सिंह पैर पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह करा, यानी कि बोधा सिंह की तबीयत नर्म है, बोधा सिंह की तबीयत ठीक नहीं है। लैना सिंह उनका भी ख्याल रखता है और खाई की तरफ भी ध्यान रखता है, यानी कि दुश्मन पर भी पैनी नज़र है और अपने साथी बोधा की तरफ भी इनकी नज़र है। और क्यों बोधा भाई, क्या है?
पानी पिला दो। लैना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। तब बोधा कहता है, और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। तब लैना सिंह एक बहाना बनाता है कि हाँ, याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मैं, गुरु उनका भला करें। यूँ कहकर लैना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? तब लैना कहता है, और नहीं झूठ? यूँ कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहन कर पैरे पर आ खड़ा हुआ। मैम की जर्सी की कथा थी ना, वो केवल कथा थी। आज से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि न तो कोई जर्सी भेजी गई थी, लेकिन इस विषय को चेंज करके लैना सिंह बोधा सिंह के लिए मदद करते हैं। आधा घंटा बीता। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लफ्टन साहब। हुकुम हुजूर कहकर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन ही नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ करके सब के सब साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा जो हुक्म। इस तरह से जो झूठा लपटन आता है वो सूबेदार हजारा सिंह को भेज देता है और एक बहाना बनाया जाता है, एक छल का प्रयास किया जाता है और हजारा सिंह अपने दलबल के साथ में चले जाते हैं। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लैना सिंह ने उसे रोका। लैना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लैना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। हुज्जत का मतलब बहस हुई, बातचीत हुई, विवाद हुआ। जो कुछ भी समझें, कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लफ्टन साहब लैना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लैना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। आंख मारते करते लैना सिंह अब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले से साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लफ्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी कि उनको शक लग गया, उनको संदेह हो गया कि वास्तव में ये लफ्टन साहब तो है ही नहीं जो हमें लफ्टन की हैसियत से आदेशित कर रही हैं। शायद साहब शराब पिए हुए, उनके बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लैना सिंह ने जांचना चाहा। लफ्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं? तब लैना सिंह कहता है, नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पारसाल यानी कि पिछली साल, पीछे वाले वर्ष पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे। हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोता गद्दे को कहते हैं, और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का। सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2-2 फुट के तो होंगे। हाँ, लैना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लैना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था। उसने झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से लैना सिंह टकरा जाता है। और कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लैना, क्या कयामत आ गई?
जरा तो आंख लगने दी होती। और तीसरा अंक जो ही पूरा होता है, चौथा अंक शुरू होता है और वजीरा सिंह और लैला चर्चा करते हैं। होश में आओ, कयामत आई और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आइए। क्या? वजीरा कहता है लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा। मैंने देखा है और बातें कि ये साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने की सिगरेट दी है। तो अब तब लैला कहता है अब मारे गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते जोड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आवे, खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न खड़के, देर मत करो। और इसके बाद में हुक्म तो यही है कि यहीं ऐसी तैसी हुक्म की, मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ का सबसे बड़ा अफसर है और उसका हुक्म है, मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। और पर यहाँ तो तुम 8 ही। अब लैला कहता है 8 नहीं 10 लाख, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। लौट कर खाई के मुआने पर लैला सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर के 3 गोले निकाले, तीनों की जगह जगह खंदक की तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखनी। तो इस तरह से एक प्रकार से नकली लेफ्टिनेंट किस प्रकार से आता है और लैला की सूझबूझ क्या काम कर जाती है, इस चीज़ का जिक्र इस अंक में किया जा रहा है। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लैला सिंह ने साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लैला सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आ मिन गोट कहते हुए चित्त हो गए और लैला सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले कर लिया। यानी कि उनकी जो तलाशी ली जाती है उनके बाद में जो भी चीज़ लेते हैं वो लैला सिंह अपने पास रख लेता है। साहब की मूर्छा हटी। लैला सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। क्या सीखा? कि सिगरेट सिख पीते हैं। यह सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गायें होती हैं और उनके 2 फीट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर सवार चढ़ते हैं या खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम का बांध कहते हैं, ठीक है, डैम अंग्रेजी का शब्द है कि बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी बोलते हैं, यानी कि धीरे धीरे बोलते हैं, बिना सारे के नहीं बोल पाते। लेकिन आप तो साफ उर्दू बोलते हो, यह कहाँ से सीख करके आओ? लैला कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लेना। इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था। तो ये दृष्टांत अपने गांव का दिया जा रहा है। औरतों को बच्चे होने के ताबीज बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़ कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को भी बहकाता कि डाक खाने से रुपए निकाल दो और सरकार का राज जाने वाला है। और एक डाक बाबू जो पोलू राम है वो इस चीज़ को लेकर के डर भी जाता है। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा। तो यानी कि लैला सिंह ये बताना चाहता है कि मैं इस प्रकार के पाखंड, इस प्रकार के धोखेबाजी से बड़ा सावचेत रहा हूँ और इसलिए आप मेरी नज़रों से नहीं बच पाए। साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लैला की जांग में गोली लगी और इधर लैला की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ाए और फिर बोधा चलाया, क्या है? लैला सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक अड़का हुआ कुत्ता आया था
मार दिया और उनसे सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लैला ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हुआ और फिर इतने में से 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लैला तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 थे। जर्मन 70 थे और इधर 8 लोग थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अब देखिए, अचानक आवाज़ आई। क्या आवाज़ आई? वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और इधर सामने लैला सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पुरोना शुरू कर दिया। इस तरह से भयंकर लड़ाई होती है और इस लड़ाई में एक किलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी दी फतेह, वाह गुरुजी दी खालसा, सत श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई और 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या फिर करा रहे थे और सिखों के 15 के प्राण चले जाते हैं। और इस तरह से सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लैला सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। और किसी को खबर नहीं हुई कि लैला को दूसरा घाव भारी लगा है, यानी कि दूसरा घाव भारी घाव लगा है। उन्होंने इसको छुपा लिया और इस तरह से भयंकर लड़ाई में जर्मन हार जाते हैं और सिखों की फौज जीत जाती है। अब लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षय नाम सार्थक होता है। और हवा ऐसी चल रही थी जैसी बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणो उपदेश आचार्य कहलाती। वजीरा सिंह कह रहा था कि मैंने मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लैला सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे क्या कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। यानी कि यहाँ पर लैला सिंह की दूरदर्शिता का कमाल है कि उन्होंने सिखों की फौज के बचाव के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिने ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी गाड़ी में लाशें रखी जाती हैं। और सूबेदार ने लैला सिंह की जांघ में पट्टी बंधवाने की कोशिश की। भाई सूबेदार चाहते थे कि लैला सिंह की पट्टी बांधी जाए, उनका इलाज किया जाए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि घाव थोड़ा है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लैला को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लैला ने कहा तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओ, यानी कि आपको जाना है और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना। और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास तो ही है, यानी कि वो पलटन का विदूषक वजीरा भी उनके पास रहता है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया। भला आप भी चढ़ जाओ, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना और जब घर आओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। तो इसका शीर्षक जो सार्थक होता है उसने कहा था, यानी कि वो होरा ने कहा था। जिनको प्रथम दृष्टया देखते हैं लैला सिंह तो उनके प्रति उनकी चाहत हो जाती है। और फिर आप देखिए गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लैला का हाथ पकड़ कर कहा तैने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे, अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था?
अब आप देखिए, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। अब जो पांचवा अंक है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। और लैना सिंह 12 वर्ष का है। अब ये कहानी जो है वो फ्लैशबैक पर आधारित है, पूर्व दीप्ति पर आधारित है कि पहली बार जब लैना मिलता है तो वो 12 वर्ष का है, अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है और उस लड़की का नाम होरा है। और जब वह पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। अब आप आगे देखिएगा कि 25 वर्ष बीत गए, यानी कि लैना सिंह अब 37 साल का है और जो हो रहा है वो 33 साल की है, क्योंकि उस समय लैना 12 साल का था और वो बाला जो हो रहा है वो 8 साल की थी। अब लैना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही रहना, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है। लाम का अर्थ युद्ध को कहते हैं, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लैना सिंह जो है वो सूबेदार के वहाँ जाते हैं। अब आप आगे देखिए कि जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया। बोला लैना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिलेगा। लैना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है, कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना का। असी सुनी। लैना चुप। मुझे पहचाना? लैना कहता है नहीं। तेरी कुड़माई हो गई? धत कल हो गई। देखते नहीं रेशमी बूटों वाला सालू अमृतसर में। भावों की टकराट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। आगे देखिए कि स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक गगरिया पलटन क्यों ने बना दी। गगरिया पलटन तीमिया यानी कि स्त्रियों की एक पलटन क्यों ने बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 ही बरस हुआ। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। और रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली जाती है। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। अब देखिए लैना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है तब पानी पिला लेता है। आध घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला कौन? कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठ कर यह आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उस महीने में मैंने ये लगाया था। और वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, यानी कि लैना सिंह की अंतिम घड़ी का जो दृश्य है वो अपने आप में इसी तरह से बन गया था। और कुछ दिनों पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस
और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। और इस तरह से ये जो हमने कहानी पढ़ी और आपने देखा कहानी के हमने शुरू में देखा ना किस प्रकार से एक निश्चल प्रेम का उदाहरण दिया जाता है, या यूँ समझें कि क्या त्याग होना चाहिए, किस प्रकार से सात्विक प्रेम होना चाहिए, वो इसमें देखने को मिलता है कि जिसका कथानक क्या है, जिसका कथानक प्रेम त्याग कर्तव्य निष्ठा को केंद्र में रखकर बुना गया है। यानी कि जो इस कहानी का कथानक लैना सिंह है वो निश्चित रूप से प्रेम त्याग और कर्तव्य निष्ठा पर खरा उतरता है, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को या होरा को दिए गए वचन का किस प्रकार से अपने जीवन की आहुति देकर के बलिदान किया। इसलिए 1914 में प्रकाशित ये कहानी उस समय सभी लोगों के या आज तक नामी कहानियों में से एक है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुले की कहानी, हमने इसकी चर्चा करी। मैं समझता हूँ कहानी बहुत सरल तरीके से आपने समझा होगा। अगर आपने अच्छा समझा है तो हमारे YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार की कहानियों के साथ नए नए कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आप सभी को एक बार पुनः जय हिंद, वंदे मातरम।